व्हेन पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करे, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे मूव करे, तो दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। अगर उसका पाथ सर्कल जैसा दिखे तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन में कहेंगे। सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पर समझनी है, ठीक है, what do you mean by circular motion? If a particle is executing that type of motion in which its path is resembling like a circle, now you can see that in this particular case the object is moving on a circular path, and at each and every position of the particle the velocity is tangential. At each and every position of the particle the velocity is tangential. velocity कैसी है, टेंजेंशियल है, ठीक है। पार्टिकल जब शुरुआत में ए पोजीशन पे था तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ठीक सामने थी, एज यू कैन सी। जब पार्टिकल बी पोजीशन पे आया तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां पर आ गई, वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ आ गई। Now you can see that in each case the velocity becomes tangential. कुछ देर बाद velocity कैसी बन जाती है, टेंजेंशियल बन जाती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है, मैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है दैट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन वेलोसिटी की कांस्टेंट है, वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है। हम ऐसा मान रहे हैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता, ऐसा मान लो कि शुरुआत में मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का 5 मीटर पर सेकंड है, थोड़ी देर बाद देखा तो भी 5 मीटर पर सेकंड है, आधे घंटे बाद देखा तो भी 5 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब स्पीड जो है वो चेंज नहीं कर रही है, इसका मतलब स्पीड जो है दैट इज नॉट चेंजिंग, इसका मतलब स्पीड इज नॉट चेंजिंग। क्या चेंज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रही है, ठीक है। स्पीड चेंज नहीं कर रही, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रही है, ठीक है। स्पीड क्यों नहीं चेंज कर रही है, क्योंकि हमने इसको किस कैटेगरी में डाला है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कैटेगरी में डाला है। वी हैव प्लेस्ड इट इन द कैटेगरी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसकी कैटेगरी में डाला है हमने इसे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कैटेगरी में डाला है। कोई हमसे पूछता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सर क्या स्पीड सेम रहेगी क्या हर जगह, हम बोलेंगे बिल्कुल सेम रहेगी बेटा, हर जगह पे स्पीड की वैल्यू सेम रहेगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट if the motion is uniform circular motion. The magnitude of velocity will always be constant if the motion is uniform circular motion. लेकिन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन तो कांस्टेंट है नहीं, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए हमने पार्टिकल को क्या बोला, दैट इट इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड, इट इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड। और वो भी कौन से टाइप का एक्सेलरेटेड, तो बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ठीक है। एक्सेलरेशन की खुद की वैल्यू यहाँ पर क्या करती है, चेंज करती है। क्यों चेंज करती है उसके बारे में डिस्कशन थोड़ी देर बाद देखा जाएगा। अभी सिर्फ इतना याद रखना है दैट द पार्टिकल इटसेल्फ इज एक्सेलरेटेड एंड व्हिच टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट विद द पार्टिकल। सभी लोग बताएं क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई है कि नहीं हुई है, ये पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया। यस स्टूडेंट्स, एवरीवन, class 11th students, class 11th students, yes everyone, yes everyone students, don't just sit in the class. चलिए बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, कुछ एक पैरामीटर्स को डिसाइड करते हैं कि भाई एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। आइए देखिए। So let us first talk about what do you mean by angular displacement.
इन क्लास हु कैन गिव द आंसर कि सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कौन बता सकता है? कौन मुझे बता सकता है क्लास के अंदर दैट व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? अनम्यूट करके बताओ। Sir, shortest distance travel between initial and final point. सही बात है, बट इट इज द लीनियर डिस्टेंस। ये लेंथ वाइज निकाला जाता है, इट इज लीनियर। एंगल्स के फॉर्म में हमने कभी भी बात नहीं की। ये किसके बारे में बात की है? लेंथ वाइज बात की है। ठीक है, लेंथ क्या रहेगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहेगा, एक पॉइंट है दूसरा पॉइंट है, दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए। इस तरीके से हम लोगों ने बात की। ठीक है भाई, सीधी सिंपल सी बात है। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्या होता है, क्या नीड होती है, इन सभी चीज की बात करेंगे। ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, ये ले लिया एक सर्कुलर पाथ जिस पे कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा था। The object is traveling on this circular path like this. The object is traveling on a circular path like this. ठीक है, इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट जो है ट्रैवल करना। ध्यान से देखना, समझना। मान लेते हैं द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज दिस इज द इनिशियल पोजीशन ए एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन बी। ऐसा मान लेते हैं, 2 पॉइंट्स मैंने कंसीडर किए, पार्टिकल ए से बी जाता है। अगर मैं ए और बी के बीच में कॉर्ड खींच दूं, एक कॉर्ड बना दूं लाइक दिस, सो दिस कॉर्ड विल रिप्रेजेंट द, ये कॉर्ड मुझे क्या बताएगी? डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगी। ये कॉर्ड मुझे किसके बारे में बता रही है? डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रही है। और हमने यही सीखा है अभी तक कि सर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये हम लोग अभी तक जानते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए और समझिए, जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो मुझे कॉर्ड्स की बात करनी पड़ती है। मुझे डायरेक्टली डिस्टेंसेस मेजर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, उनके बीच में लीनियर डिस्टेंस चाहिए होगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। मैं अगर ऊपर वाले डायग्राम में चलूं, देखो ध्यान से, वेलोसिटी अगर हर पॉइंट पे निकाली जाए तो उसकी डायरेक्शन तो अलग अलग है। हर पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर अलग अलग होगा। हम जानते हैं कि एक पर्टिकुलर लाइन पे देयर कैन बी इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। किसी भी एक लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे, velocity vectors। ठीक है, there can be infinite numbers of velocity vectors which can exist on this particular circular path। ठीक है, इस circular path पे infinite amount of velocity vectors exist कर सकते हैं। ठीक है यार, बिल्कुल सही है, infinite amount of velocity vector exist कर सकते हैं। लेकिन क्या हम सभी का एनालिसिस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम डायरेक्टली सभी का एनालिसिस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ नए पैरामीटर्स को डिसाइड करते हैं। जैसे कि सबसे पहला पैरामीटर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की गई तो बोला गया कि आप ये देखो कि जो स्टार्टिंग पोजीशन है एंड द फाइनल पोजीशन है, जो भी स्टार्टिंग एंड द फाइनल पोजीशंस हैं, आप इनको सेंटर से जोड़िए और ये देखिए कि पार्टिकल ने अपने मोशन में कितना एंगल जो है वो सबटेंड किया। पार्टिकल ने अपने मोशन में कितना एंगल जो है वो सबटेंड किया है, आप वो कैलकुलेट करिए। जब आपने उस एंगल को कैलकुलेट कर लिया तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा दैट दिस इज नोन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मार्क डाउन द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। स्टार्टिंग पोजीशन पार्टिकल की आप मार्क डाउन करिए, एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल की मार्क डाउन करिए और इन दोनों को सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए ठीक है, जब आप इन दोनों को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो एक एंगल सबटेंड होता हुआ दिखता है, एंड दैट पर्टिकुलर एंगल माय फ्रेंड इज नोन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस थीटा को हम यहाँ पर 22, इस थीटा को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बोलोगे सर ये तो भयंकर बात बता दी आपने। कैसे? सर आपने बोला कि 2 पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा।
बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर उन्हीं दो पॉइंट्स को सेंटर से आप जोड़ दो, जो एंगल सबटेंड होता है उसको क्या नाम दे देते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब एंगल को जब मेजर किया जाता है तो कौन सी यूनिट लगाई जाती है, कौन बता सकता है आप लोगों में से? मुझे हैंड रेज करके बता दो, अनम्यूट का भी फैसिलिटी है आपके पास। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगल? एंगल को किसमें मेजर किया जाता है बेटा? रेडियन सर। Radians. है Radians, sir. रेडियन। वेरी गुड, वेरी गुड। It is measured in the form of radian. It is measured in the form of radian. एंगल को किस फॉर्म में मेजर किया जाता है? रेडियन की फॉर्म में मेजर किया जाता है। ठीक है, एंगल को किस फॉर्म में मेजर किया जाता है? रेडियन के फॉर्म में मेजर किया जाता है। व्हाट इज रेडियन? रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब एक फॉर्मूला आपने मैथ्स के अंदर भी बहुत भली भांति पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा है। हम जानते हैं आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल। क्या जानते हैं? आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल। मान लेते हैं कि यहाँ जो एंगल अपन ने चेक कर रहे हैं, ये जो एंगल चेक कर रहे हैं, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल। तो लेट अस कंसीडर दैट द एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर ये बहुत स्मॉल एंगल है, रेडियस की वैल्यू r होगी, डिस्प्लेसमेंट s होगा, तो थीटा बराबर क्या आ जाता है? s अपॉन r आ जाता है। एंड दिस इज नोन एज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम क्या कह देंगे? फॉर्मूला कह देंगे। किसका कह देंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कह देंगे। इसी को हम कह देंगे द फॉर्मूला फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बताइए सभी लोग, यहाँ तक बात सबको क्लियर हो रही है कि नहीं? यस और नो? हैंड रेज करके बताएं। यस स्टूडेंट्स, फास्ट। इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हो चुकी है, अब एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे। चलिए, तो ये बात हुई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ आई एम राइटिंग द नेक्स्ट हेडिंग, जो कि है एंगुलर वेलोसिटी। नाम से समझिए, एंगुलर वेलोसिटी, नाम से समझो। And what is angular velocity? Angular velocity is the rate of change of displacement. आप खुद सोचिए ना, जब आप अभी थोड़ी देर पहले वेलोसिटी पढ़ते थे, आपने क्या बोला था? सर वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है अपॉन टाइम होता है। कोई आपसे पूछ ले कि सर एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर एंगुलर वेलोसिटी, अच्छा एंगल के फॉर्म में वेलोसिटी, अच्छा एंगल के फॉर्म में वेलोसिटी कब निकाली जा सकती है? जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे। तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितने टाइम में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है? कितने टाइम में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है? दैट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट विल बी द फॉर्मूला? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन 9। बेटा इस फॉर्मूले को रट्टा मार लो, 12th क्लास तक पीछा नहीं छोड़ेगा ये फॉर्मूला। इतनी बार यूज होएगा ना, इतनी बार आप लोग खुद घबरा जाओगे कि सर ये क्या हो रहा है। ठीक है, जिस तरीके से नॉर्मल लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन 9। ऐसी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ ओमेगा? कौन बता सकता है? ओमेगा का एसआई यूनिट क्या होगा? ऊपर है थीटा, नीचे है टाइम। बताओ बेटा। सुमित, अभिवर्धन, अंजलि,
Sir, radian by second, sir. रेडियन बाय सेकेंड और रेडियन पर सेकेंड, बिल्कुल सही बात है भाई। थीटा को हमने अभी देखा रेडियन में नापा जाता है, ठीक है। टाइम को हम पहले देख चुके हैं, पहले ही जानते हैं कि टाइम को सेकंड्स में नापा जाता है। सो व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? ओमेगा विल बी इक्वल टू रेडियन पर सेकेंड। ऐसा यूनिट एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी? रेडियन पर सेकेंड रहेगी। इट विल बी रेडियन पर सेकेंड। Angular velocity will be equal to angular displacement upon time. Theta upon time. Theta is radian, time is seconds. Theta is in radian, time is in seconds. चलिए एंगुलर वेलोसिटी नेक्स्ट आता है मेरे पास। इसके अंदर द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और ये अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन निकालना पता होना बहुत जरूरी है। ओमेगा इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी है ना, वेक्टर तो हो गई, तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। आज अगर ये चीज पढ़ समझ ली ना, तो बता रहा हूँ रोटेशन तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बता रहा हूँ लिटरली रोटेशन तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी क्या रहती है, लेट अस चेक। ध्यान से समझिए, ये हमारा पार्टिकल है जो कि कैसे चल रहा है, सर्कुलर मोशन में चल रहा है, ठीक है। पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को दिखाता हूँ। तो ये लो, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ऐसे कंसीडर किया, फिर एक पॉइंट यहाँ पर ऐसे कंसीडर किया, और इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, एंड दिस थीटा इज नोन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है सर। सर यहाँ पर रोटेशन कैसा है? तो सर यहाँ पर रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। अरे कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। बेटा एक रूल आपने 10th क्लास में भी भली भांति समझा है, व्हिच इज नोन एज द राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल सर? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि करंट की डायरेक्शन में आप थंब को प्लेस करिए और कर्ल ऑफ फिंगर्स जो है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगा। किसी को याद आ रहा है ऐसा कुछ? हैंडरेस करके बताइए अगर याद आ रहा है तो। किसी को याद है ऐसा रूल, राइट हैंड थंब रूल जैसा? बस वही 10 बच्चे हैं हैंड रेस करते हैं, बाकी तो क्लास के अंदर बस आके अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं। आज उनको समझ नहीं आएगी, समझ उनको कब आएगी, जब आप 12th क्लास में पहुंचेंगे और 11th के कॉन्सेप्ट्स जीरो होंगे, तब समझ में आएगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये चीज याद है, क्या अपन पढ़ते थे, किस तरीके से राइट हैंड थंब रूल के बारे में बात होती थी। अब कोई हमसे पूछे ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, हम क्या बोलेंगे? यूज राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करेंगे? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, यूज राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करना है? राइट हैंड थंब रूल को यूज करना है। किसको यूज करना है? राइट हैंड थंब रूल को। राइट हैंड थंब रूल को यूज करें। देखिए रोटेशन यहाँ पर पार्टिकल का कैसा है, कैसे चल रहा है पार्टिकल? एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। पार्टिकल इज मूविंग इन एन एंटी क्लॉकवाइज फैशन। सो आप अपने राइट हैंड को उठाइए एंड फिंगर्स जो है उसका कर्ल किसकी डायरेक्शन में करिए? फिंगर्स का कर्ल करिए इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो मोशन की डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। अब जब एंटी क्लॉकवाइज आप अपने कर्ल ऑफ फिंगर्स करेंगे तो जो थंब है दैट थंब will point in the upward direction. That thumb will point in the upward direction and omega vector जो निकल के आता है उसकी डायरेक्शन क्या निकलती है? अपवर्ड निकलती है। ऐसे ही एक और डायग्राम बनाता हूं मैं, उससे भी आपको क्लियर होगा, ध्यान से देखिए। इस तरीके से, ठीक है। एक और डायग्राम, चलिए
अब दूसरे में रोटेशन कैसा हो रहा है, पार्टिकल का क्लॉकवाइज हो रहा है। क्लॉकवाइज होने में आप अपने कर्ल ऑफ फिंगर्स को इस तरीके से करेंगे कि आपका जो रोटेशन है उसको कर्ल ऑफ फिंगर से डिनोट कर दे, और जो थंब है वो कहां पॉइंट करेगा, डाउनवर्ड पॉइंट करेगा। तो ये लो, क्लॉकवाइज रोटेशन में ओमेगा की वैल्यू कहां आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ओमेगा की वैल्यू कहां आ रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। एक में डाउनवर्ड, एक में अपवर्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज क्या दिक्कत है। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए व्हाट यू विल डू, यू विल यूज द राइट हैंड थंब रूल। आप क्या यूज करने वाले हैं, राइट हैंड थंब रूल, जिसके अंदर कर्ल ऑफ फिंगर्स को आप मोशन की डायरेक्शन में प्लेस करेंगे। तो मैं यहां लिखता हूं, कर्ल ऑफ फिंगर्स आर प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ motion, and thumb represents the omega vector। thumb क्या रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा वेक्टर। यस मोहब जैन। सर मतलब समझ में तो आ गया मुझे एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालना है, पर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कैसा है, मतलब ऊपर की तरफ डायरेक्शन कैसे हो सकता है, एंगल की तरफ हम चल रहे हैं तो मतलब डायरेक्शन ऊपर का क्या मतलब है सर? बहुत बेहतरीन, परफेक्ट डाउट। मैं सोच ही रहा था कि कोई तो मुझसे ये डाउट पूछेगा, बहुत बढ़िया डाउट है कि सर हमें जरूरत क्यों पड़ी इसको मानने की। हमें एक प्लेन में, जिस प्लेन में रोटेशन हो रहा है, जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, उसके परपेंडिकुलर क्यों मानने की जरूरत पड़ रही है। हाँ सर, मतलब उसके मानना ही है तो फिर उसी साइड मान लो। बिल्कुल सही बात है, हम कहीं पे भी मान सकते थे, हम उसी प्लेन में मान सकते थे, लेकिन क्यों हम इसको परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन ही क्यों कंसीडर कर रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी के लिए। किसके लिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए। कैसे, ध्यान से देखिए। मैं एक बार ऊपर वाले डायग्राम पे वापस चलता हूं और मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करता हूं कि क्या हर पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन अलग है। एक बार चलिए ऊपर, ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा कि यार हर पॉइंट पे पार्टिकल हर पॉइंट पे जब भी पहुंचता है वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग दिखती है। ठीक है, अब डायरेक्शन बदल गई तो वेक्टर बदल गया, डायरेक्शन बदल गई तो वेक्टर बदल गया। नाम हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन हम उसमें यही कह रहे हैं कि यार वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे अलग अलग है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टिंग बात हो जाती है। हालांकि कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं, लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। अब मैंने एंगुलर वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया। मैंने ये बोला कि अच्छा, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा, हम उसके लिए एंगल्स के फॉर्म में बात करेंगे कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। चलो ठीक है, अब ये एंगल जितने टाइम में ट्रेवर्स किया जाएगा, अगर मैं वो थीटा अपॉन टाइम निकाल लूं तो मेरे को ओमेगा मिल जाएगा, व्हिच इज नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी। चलो सर, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर हमें इसकी डायरेक्शन को परपेंडिकुलर ही क्यों लिया, ऊपर ले रहे हैं या तो नीचे ले रहे हैं, इसके अलावा तो कोई डायरेक्शन नहीं ले रहे। देखिए, इसका रीजन है टू क्रिएट यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने की। ध्यान से समझो, अब इस संसार में कोई भी ऑब्जेक्ट, इस संसार में कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो एक सैटेलाइट क्यों ना हो, चाहे वो हमारा दरवाजा क्यों ना हो, चाहे वो हमारे बॉटल का ढक्कन क्यों ना हो, अगर वो सर्कुलर मोशन में है, इस संसार में कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो, अगर वो सर्कुलर मोशन में है, तो जब भी वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा ना, उसका वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की तरफ कंसीडर कर लिया जाएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड कंसीडर कर लिया जाएगा। इस संसार में कोई भी ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज रोटेशन में होगा तो हम बोलेंगे कि उसका वेलोसिटी वेक्टर कौन सा, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। सर जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर मैं नॉर्मल लीनियर वेलोसिटी की बात करूं ना, तो हर पॉइंट पे अलग है। अभी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रहा है, तो आपको लगेगा कि सर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना हमेशा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसके अंदर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज करता हो। तो हर पॉइंट पे तो वेलोसिटी अलग अलग हो गई, कैसे एनालिसिस करेंगे। देयर कैन बी इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वेक्टर्स व्हिच कैन एग्जिस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्टिकल। ये सर मतलब यूनिफॉर्मिटी के लिए, और अपन देखते हैं स्क्रू को अपन एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो वो ऊपर की तरफ आता है, इसलिए हमने ऊपर की तरफ ले लिया उसको। हम इंडिया में घुमाएंगे तो भी ऊपर आएगा, हम यूएसए में घुमाएंगे तो भी ऊपर ही आएगा। यस सर, गॉट इट। समझ में आई बात।
उस यूनिफॉर्मिटी के लिए कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए किया, हालांकि इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। ठीक है, तो ये मेरे पास ओमेगा निकल के आता है। नेक्स्ट मेरे पास एक और चीज निकल के आती है विच इज नोन एज द एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये नाम से आपको पता चल रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया डाउट था ये चीज, बहुत बढ़िया डाउट है। बहुत सारे वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर मानते हैं, जैसे एरिया वेक्टर। कितने बच्चों को क्लास में पता है एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी? How many students know in the class that area is a vector quantity? Shivani Tawar. एरिया Area is a vector quantity. एरिया क्या होता है? मान लो मैंने यहाँ पर एक सरफेस बनाया, ठीक है, ध्यान से समझना। ये सरफेस के कुछ एरिया होगा, कैसे होगा सर? इसका लेंथ है, इसका विड्थ है, लेंथ इनटू विड्थ कर दो, एरिया आ जाएगा। लेकिन एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी कैसे निकलता है? ये देखो, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। बहुत सारी जगहों पे ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, पता है, बहुत सारी जगहों पे ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। हालांकि ये जो पार्ट है ये 12th क्लास का है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, 12th क्लास में यूज आएगा, 11th में कहीं पे भी यूज नहीं आता, ठीक है। लेकिन याद रखना है, ऐसे काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। एक हम आगे जाएंगे, रोटेशन के अंदर हम एक क्वांटिटी पढ़ेंगे विच इज नोन एज टॉर्क, ठीक है। एक रोटेशन के अंदर जाके हम एक क्वांटिटी पढ़ेंगे विच इज नोन एज टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। ये टाउ वेक्टर जो है ना, ये भी जो है प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। दिस इज आल्सो प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए हम ये चीज बनाते हैं। नेक्स्ट आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन? एनीबॉडी? एनीवन इन द क्लास which can give the answer for this? Rate of change of velocity. Rate of change of linear velocity is known as acceleration. Rate of change of angular velocity will be known as angular acceleration. So let me write down one thing. Rate of change of angular velocity is known as angular acceleration. एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या देता है? एंगुलर एक्सेलरेशन देता है। कैसे? अल्फा, इसे भी नोट किया जाएगा ऐसे, अल्फा से चेंज इन ओमेगा अपॉन टाइम। ओमेगा में चेंज क्या होगा? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम इज इक्वल टू अल्फा। दिस विल बी दी फॉर्मूला। क्या वहां पर भी ऐसे ही फॉर्मूला था? बिल्कुल था, v माइनस यू अपॉन टी। तो देखिए फॉर्मूले सेम है, सर्कुलर के लिए डेफिनेशंस थोड़ी सी चेंज हो जाती है। माय क्वेश्चन इज, इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, if the motion is uniform circular motion, then what will be the value of angular acceleration? 0. The value of angular acceleration is 0. There are two types of acceleration which are acting. There are two types of acceleration which are acting on an object executing circular motion. Circular motion में particle पे दो तरीके से acceleration act करता है। एक करता है angular acceleration और एक करता है centripetal acceleration। जब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात की जा रही है तो इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट कि क्या वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो दैट एक्सेलरेशन इज रिस्पांसिबल फॉर द पार्टिकल टू बी इन सर्कुलर मोशन। कौन रिस्पांसिबल है? तो सेंट्रीपिटल है। कैसे है उसकी बात हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में बस इतना याद रखना है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो उसमें अल्फा की वैल्यू 0। बताइए आज की क्लास सबको यहां तक क्लियर हुई है कि नहीं हुई? यस और नो, फास्ट रेज आंसर।